मिशन 272 भारत के सबसे प्रचलित राजनीतिक नारों में से एक। आपने भी कई बार सुना होगा। लोकसभा में जिस भी पार्टी या गठबंधन को यह आंकड़ा हासिल हुआ, मुल्क का निजाम उसको ही मिल जाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक और देश है जहां सत्ता की चाबी इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। ये देश है अमेरिका, जहां जादुई आंकड़ा 270 का है। हालांकि यह सिस्टम भारत से थोड़ा अलग है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को यह संख्या जुटानी होती है, मगर अमेरिका में एक शख्स को, जिसने भी यह संख्या छुई, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को आप दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स भी कह सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस अमेरिका के हैं, अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम है, अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अमेरिका का ही दबदबा है। दुनिया में कहीं भी जंग हो, कोई विवाद हो, उसमें अमेरिका का स्टेक जरूर रहता है। इन सब मसलों पर डिसीजन लेने की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही होती है। इससे आप उनके रुतबे का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतने रुतबे वाला व्यक्ति आखिर चुना कैसे जाता है? 270 का आंकड़ा आया कहां से? और अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम भारत से कितना अलग है? नमस्ते, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं आज आपको अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की कहानी सुनाने वाला हूं। 5 नवंबर 2024 ये तारीख अगले 4 वर्षों के लिए अमेरिका का राजनीतिक भविष्य तय करने वाली है, क्योंकि इस दिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें असली मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, जबकि कमला डेमोक्रेटिक पार्टी की। यूं तो और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मगर सत्ता इन्हीं दोनों के बीच बदलती रहती है। लेकिन कैसे? ये जानने के लिए हमको पूरा इलेक्शन सिस्टम समझना होगा। तो शुरू करते हैं। ये है अमेरिका, पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कहें संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा मेक्सिको और कनाडा के बीच में है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इनमें से 48 आपको नक्शे पर एक साथ मिल जाएंगे। बाकी के 2 राज्य हैं अलास्का और हवाई। अलास्का कनाडा के पश्चिम में बसा है। इसको अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था। वहीं हवाई प्रशांत महासागर में है। अमेरिका की जमीनी सीमा से लगभग 3000 किलोमीटर दूर हवाई में ही पर्ल हार्बर मिलिट्री बेस है, जिस पर दिसंबर 1941 में जापान ने हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। हवाई अमेरिका का 50वां राज्य है। इसको 1959 में राज्य का दर्जा मिला था। इन 50 राज्यों के अलावा 16 अलग अलग टेरिटरीज और हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। जहां के लोग हिस्सा ले सकते हैं, वहां राष्ट्रपति चुनाव का प्रोसेस 1.5 बरस पहले ही शुरू हो जाता है। इसका पहला स्टेप है पार्टियों का इंटरनल इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर चुनाव लड़ने के इच्छुक काफी लोग होते हैं, लेकिन पार्टी किसी एक कैंडिडेट को ही टिकट दे सकती है। इसलिए वो दावेदारों के बीच इंटरनल इलेक्शन कराती है। इसको प्राइमरी इलेक्शन भी कहते हैं। ये हर राज्य में होता है। कुछ राज्यों में वोटिंग के जरिए, जबकि कुछ में डिबेट और वोटिंग दोनों के जरिए। कुछ प्राइमरीज ओपन होती हैं, इनमें कोई भी वोट डाल सकता है। क्लोज प्राइमरीज में सिर्फ पार्टी के मेंबर्स ही हिस्सा ले सकते हैं। हर राज्य का प्राइमरी इलेक्शन कराने का तरीका अलग है, मगर मकसद एक है, तय संख्या में डेलीगेट्स चुनना। डेलीगेट्स को आप कैंडिडेट्स का प्रतिनिधि मान सकते हैं। प्राइमरी इलेक्शन के बाद नेशनल कन्वेंशन की बारी आती है। ये पार्टी का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। वहां पर चुने हुए डेलीगेट्स अपनी पसंद का विकल्प चुनते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा डेलीगेट्स का वोट मिला, उसी को पार्टी का टिकट भी मिलता है। वही कैंडिडेट फाइनल इलेक्शन में हिस्सा लेता है। खैर, 2024 में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन विस्कॉन्सिन में हुआ। वहां डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर मुहर लगी। ट्रंप का ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो उसका नेशनल कन्वेंशन अगस्त 2024 में शिकागो में कराया गया था। उसमें कमला हैरिस को उम्मीदवारी सौंपी गई। यूं तो प्राइमरी इलेक्शन में जो बाइडेन शामिल हुए थे, उन्होंने डेलीगेट्स का बहुमत भी जुटा लिया था, लेकिन बढ़ती उम्र और खराब फिटनेस की वजह से उनको नाम वापस लेना पड़ा। फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया था। बाद में पार्टी ने कमला को ही अपना राष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब प्राइमरी इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रपति आखिर चुना कैसे जाता है।
इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टर्स होते हैं। 538 की संख्या आई कहां से? ये संख्या आई है अमेरिका की संसद से। संसद में भारत की तरह ही 2 सदन है। ऊपरी सदन को कहते हैं सेनेट, जैसे कि भारत में राज्यसभा है। सेनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। हर राज्य को 2-2 सेनेटर्स मिले हुए हैं, भले ही वो राज्य कितना ही बड़ा हो या फिर छोटा। दूसरा सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। बोलचाल की भाषा में इसको हाउस भी कहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या है 435। जब अमेरिका बना था तब इसमें महज 65 मेंबर्स ही हुआ करते थे। जैसे जैसे नए राज्य जुड़े और जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे हाउस के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती चली गई। फिर 435 का आंकड़ा 1913 में ही हो गया था। 1929 में कानून बनाकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या को हमेशा के लिए सीमित कर दिया गया। तो इलेक्टोरल कॉलेज में इन दोनों सदनों की संख्या को जोड़ा गया है, सेनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो बनती है 535। लेकिन आंकड़ा तो 538 का है, तो अब ये 3 जो बचे हैं वो कहां से आएंगे? ये 3 इलेक्टर्स वॉशिंगटन डीसी के हैं। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। ये ना तो खुद में एक राज्य है और ना किसी राज्य का हिस्सा। अब 538 इलेक्टर्स पूरे होने के बाद राष्ट्रपति बनने के लिए साधारण बहुमत की दरकार होती है। हाफ प्लस 1 यानी 269 प्लस 1, यानी जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिले वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। यहाँ तक आपको 538 और 270 का गणित समझ आ गया होगा, लेकिन ये धरातल पर कैसा दिखता है? जैसा कि हमने बताया, अमेरिका में 50 राज्य हैं। सबको तय संख्या में कुछ कुछ इलेक्टर्स मिले हुए हैं, जैसे कैलिफोर्निया को 55, टेक्सास को 38, फ्लोरिडा को 29, अलास्का को 3 और हवाई को 4। इसी तरह बाकी राज्यों के पास भी अपने अपने इलेक्टर्स हैं। इलेक्टर्स को आप वोटर्स का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्टर्स सांसदों से अलग होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति चुने जाने तक के लिए नियुक्त किया जाता है। असल मायने में वही राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं, जबकि बाकी वोटर्स इलेक्टर्स को चुनने के लिए वोट करते हैं। ये काफी हद तक भारत से मेल खाता है। भारत में भी जनता सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनती, पहले सांसद चुने जाते हैं, फिर वे लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि अमेरिका में इलेक्टर आखिर कौन बन सकता है? अमेरिकी संविधान के मुताबिक वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही अमेरिकी सरकार में लाभ के पद पर काम कर रहा हो। कैसे चुने जाते हैं इलेक्टर्स, ये भी जानना जरूरी है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पार्टियां हर राज्य में अपने इलेक्टर्स नॉमिनेट करती हैं, फिर जनता वोट डालती है। इससे तय होता है कि किस पार्टी के इलेक्टर्स राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालेंगे। जैसे अमेरिका में 2 पार्टियों का दबदबा है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। मान लीजिए दोनों ने कैलिफोर्निया के लिए 55-55 इलेक्टर्स के नाम प्रपोज किए। अगर कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन पार्टी जीत गई तो उनके 55 के 55 इलेक्टर्स फाइनल राउंड में वोटिंग के लिए जाएंगे, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्टर्स का सफर वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं चुनाव के प्रोसेस पर। अमेरिका के 50 राज्य यूं तो एक हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आमतौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट और पॉपुलर वोट से होता है, माने जिसको ओवरऑल सबसे ज्यादा वोट मिला वो राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपने आप में अनोखा है। वहां सारा जोर पॉपुलर वोट की बजाय इलेक्टर्स के वोट पर रहता है। हो सकता है कि आप पॉपुलर वोट में पीछे रह गए हों, फिर भी आप राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं, बशर्ते आपने ज्यादा इलेक्टर्स वाले राज्य जीते हों। अमेरिका में ऐसा 5 बार हो चुका है। पिछली दफा 2016 के चुनाव में हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन को रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से 30 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, मगर वो इलेक्टोरल वोट्स के मामले में पीछे रह गई और अंत में ट्रंप ही राष्ट्रपति बने। अब अगला सवाल यह है कि इलेक्टोरल वोट्स आखिर डिसाइड कैसे होते हैं। अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में विनर टेक्स ऑल वाली व्यवस्था है, यानी जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले सारे इलेक्टर्स उसके। इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। टेक्सास में कुल इलेक्टोरल वोट्स हैं 38। अगर डोनाल्ड ट्रंप को 45% वोट मिले और कमला हैरिस को 44%, तो सारे इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के नाम हो जाएंगे। कमला हैरिस को 44% वोट हासिल करने के बावजूद एक भी इलेक्टोरल वोट नहीं मिलेगा। खैर 48 राज्यों में विनर टेक्स ऑल वाला सिस्टम है, तो बाकी के 2 राज्यों में क्या है? ये 2 राज्य हैं माइन और नेब्रास्का। उनके यहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली विनर टेक्स ऑल वाली,
और दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी जिसको एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट मिले वहां के वोट उसके हुए। जैसे माइन के पास 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, 2 वोट ओवरऑल विनर को मिलते हैं, जबकि 2 वोट 2 जिलों में जीत दर्ज करने वाले को। इसी तरह नेब्रास्का में 5 वोट्स हैं, 2 ओवरऑल विनर के लिए, 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज विनर्स के लिए। अब अगला सवाल ये है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आखिर होता कब है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चुनावी साल के नवंबर महीने में कराया जाता है। वोटिंग नवंबर के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को होती है। अगर पहला सोमवार 7 नवंबर को आया तो वोटिंग 8 नवंबर को कराई जाएगी। इस बार पहला सोमवार 4 नवंबर को है, इसलिए वोटिंग की तारीख 5 नवंबर फिक्स की गई है। हालांकि तब तक आधे से ज्यादा वोटर्स वोट डाल चुके होंगे। दरअसल अधिकतर राज्यों में अर्ली वोटिंग की इजाजत है, यानी आप चुनाव वाले दिन से पहले भी वोट डाल सकते हैं। आमतौर पर ये 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 70% अमेरिकन वोटर्स ने अर्ली वोटिंग की थी। चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने में 1 दिन से 1 महीने तक का वक्त लग सकता है। रिजल्ट फाइनल होने के बाद इलेक्टर्स वोट डालते हैं, फिर संसद के संयुक्त सत्र में उनका वोट कंफर्म किया जाता है। इसके बाद विजेता की औपचारिक घोषणा की जाती है। विजेता शख्स 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। ये तो हुई आम स्थिति। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिला या इलेक्टोरल वोट बराबर हो गए, फिर क्या होगा? वैसी स्थिति में मामला जाएगा संसद के निचले सदन के पास, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला है तब टॉप 3 कैंडिडेट्स के नाम पर विचार होगा। अगर मामला बराबर रह गया तब 2 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होगा। अब सवाल यह है कि निचले सदन में यह होगा कैसे? हाउस के सदस्यों की संख्या 435 है। वे 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हाउस के जिम्मे आया तब एक राज्य के सभी सांसदों को मिलाकर 1 वोट गिना जाएगा। जिस भी कैंडिडेट को 26 वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर किसी को 26 वोट नहीं मिले तब क्या होगा? उस स्थिति में फिर से वोटिंग कराई जाएगी। ये तब तक होता रहेगा जब तक किसी एक कैंडिडेट को 26 या उससे ज्यादा वोट्स नहीं मिल जाते। यानी अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर राष्ट्रपति सहमति से नहीं चुना गया है तो सारे अमेरिकन वोटर्स दोबारा से राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। अब यहाँ आपका ये समझना जरूरी है कि जब तक ये डेडलॉक खत्म नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति के लिए अलग से वोटिंग नहीं होती, उनका नाम राष्ट्रपति वाली पर्ची पर ही लिखा रहता है। डेडलॉक की कंडीशन में ऊपरी सदन यानी सेनेट उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगी। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 2 कैंडिडेट्स के नाम पर वोटिंग होगी। सेनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। बहुमत के लिए 51 वोट्स की जरूरत पड़ती है। उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते रहेंगे जब तक निचला सदन फुल टाइम राष्ट्रपति नहीं चुन लेता। जाते जाते कुछ क्विक फैक्ट्स और जान लीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई में पैदा हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वांस का भी इंडिया कनेक्शन है। उनकी पत्नी उषा वांस के माता-पिता भारत से अमेरिका गए थे। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। एक व्यक्ति 2 दफा से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो कार्यकाल खत्म होते होते उनकी उम्र 82 साल 220 दिन हो जाएगी। इस तरह वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन जाएंगे। अभी ये रिकॉर्ड मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम है। बाइडेन अपने कार्यकाल के अंतिम दिन 82 साल 61 दिन के होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी को लेकर कोई विशेष मंथन नहीं हुआ है। संविधान में राष्ट्रपति कैंडिडेट को लेकर 3 एलिजिबिलिटीज लिखी हैं। अमेरिका का नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो, अमेरिका में 14 बरस रहा हो और कम से कम 35 की उम्र हो। ये नियम 1789 से यूं ही चले आ रहे हैं। इसलिए कोई भी जेल में बैठा शख्स या बीमार शख्स भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब इस वीडियो को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो खबरगांव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।